नेपाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा राजनीतिक संकट गहरा गया है। रविवार को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आनन फानन में कैबिनेट की बैठक बुलाकर संसद को भंग करने की सिफारिश कर दी। सिफारिश नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को भेज दिया गया, जिसे उन्होंने मंजूर कर दिया। दरअसल नेपाल की राजनीति में आया ये राजनीतिक संकट वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के आंतरिक संकट से जुड़ा हुआ है, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही एक घमासान मचा हुआ है, जिसमें लगातार जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं पुष्पदहल प्रचंड और माधव नेपाल लगातार केपी शर्मा ओली पर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग करते रहे हैं। दरअसल इस वक्त जो संकट गहराया है उसमें हाल ही में जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, उन्होंने 2015 के नेपाल के संविधान के एक्ट में परिवर्तन करते हुए जो अपॉइंटमेंट्स के अधिकार हैं वो खुद लेने का प्रयास किया, जिसे पास कर दिया गया और उसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया। नेपाल मामले के जानकार जेएनयू के प्रोफेसर राजन कुमार का कहना है, दरअसल केपी शर्मा ओली का ये फैसला संवैधानिक नहीं है और 2015 के संविधान के मुताबिक जो कम्युनिस्ट पार्टी के आंतरिक संकट है उसको देखते हुए इसको जोड़ के देखा जा सकता है और उनके पास बहुमत नहीं है। कैबिनेट की बैठक में ज़्यादातर मंत्री मौजूद नहीं थे और अब कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ही उसे नेपाल की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर जो राजनीतिक संकट गहराया है, इसको लेकर प्रोफेसर राजन कुमार का कहना है कि इस संकट को अब ये चुनौती कोर्ट में तो दिया ही गया है, लेकिन नेपाल के अंदर जो अस्थिरता है उससे नेपाल का जो सबसे पड़ोसी राज्य है भारत और चीन, दोनों के संदर्भ में भी देखना चाहिए। देखिए, केपी शर्मा ओली का अभी सदन का भंग करना एक असंवैधानिक निर्णय है। वहाँ के जितने भी नेपाल के जो ज्ञाता हैं संविधान के, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 2015 का जो नेपाल का संविधान है उसमें ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि वहाँ पे कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में हो और उसके बाद वहाँ पे सदन को भंग किया जाए। सदन के भंग की स्थिति तभी पैदा होती है जब वहाँ पे कोई भी पार्टी इस स्थिति में नहीं हो कि वह सरकार बना पाए, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन इसके बावजूद केपी शर्मा ओली ने उसको भंग कर दिया। इसकी पृष्ठभूमि में देखें तो पहला तो यह कि वहां पे वो केपी शर्मा ओली अपने हिसाब से कुछ बदलाव चाहते थे। अभी एक ऑर्डिनेंस उन्होंने लाया था जिसमें कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल के जो अपॉइंटिंग पास थे उसमें वो ऑर्डिनेंस के माध्यम से बदलाव करके उसके जो अपॉइंटिंग जो प्रोसीजर थे उसको उन्होंने बदल दिया था और वो अब उस पावर को खुद उसको एक तरह से हथियाना चाहते थे और इस कारण से उन पे दबाव था कि इस ऑर्डिनेंस को वापस लें। लेकिन इस ऑर्डिनेंस को वापस वो नहीं ले रहे थे और दबाव जो है दूसरा जो ग्रुप है उन्हीं के पार्टी के जो पुष्प दहल प्रचंड की बात करें, जो दूसरे नेता हैं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के, तो उनका दबाव था। फिर माधव नेपाल है, उनका दबाव था। तो बहुत सारे लोगों का उन पे दबाव था कि वो वहाँ पे रिजाइन करें, लेकिन रिजाइन नहीं करके उन्होंने पूरे जो सदन है उसको ही भंग कर दिया। वो ये नहीं चाहते थे कि दूसरा कोई ग्रुप, उन्हीं की पार्टी का दूसरा ग्रुप वहाँ पे सरकार का गठन कर पाए और इसी डर से उन्होंने वहाँ पे प्रेसिडेंट के माध्यम से वहाँ पे फिर जो सदन है उसको उन्होंने भंग कर दिया। देखिए, मुझे लगता है कि चीन के लिए यह स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं है, क्योंकि चीन चाहता था कि वहाँ पे केपी शर्मा ओली, जो कि जिनकी पॉलिसी हमेशा एक तरह से चीन के लिए सहानुभूति वाली पॉलिसी थी, उन्होंने आपने देखा कि कैसे भारत के इशू पे, काला पानी के इशू पे उन्होंने कैसे अपने क्लेम को या नया मैप जो इशू किया था और उसके बाद फिर भारत को क्रिटिसाइज भी किया था। फिर जो चीन का इंक्रोचमेंट हुआ है नेपाल में, उस पर भी उन्होंने कोई भी कदम नहीं उठाई या उसकी आलोचना भी उन्होंने नहीं की। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए लग रहा था कि चीन का संबंध केपी शर्मा ओली से काफ़ी अच्छा है और केपी शर्मा ओली के माध्यम से चीन अपनी पॉलिसी को नेपाल में काफ़ी प्रमोट कर रहा था। अब चूंकि अब स्थिति ऐसी हो रही है कि जो केपी शर्मा ओली अगर वहाँ से चले जाते हैं और फिर वो दोबारा अगर नहीं आते हैं तो फिर चीन के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन यह मैं बता दूं कि चीन का जो अभी इन्वेस्टमेंट हो रहा है वहाँ पे, इकोनॉमिक वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर या दूसरे क्षेत्र में जो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, मुझे लगता है कि उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर केपी शर्मा ओली अगर नहीं भी रहते हैं तो, क्योंकि नेपाल के साथ भी एक मजबूरी है कि वहाँ पे उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है
और वो डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे इन्वेस्टर नेपाल के पास नहीं है, तो चीन पे एक तरह से डिपेंड करना उनकी मजबूरी भी रहती है। लेकिन जहाँ तक अभी जो काफ़ी एक तरह से काफ़ी क्लोज एक रिलेशनशिप हो गया था चीन और नेपाल के बीच में, उस पर खतरा जरूर मंडरा सकता है अगर केपी शर्मा ओली नहीं आते हैं तो। देखिए, भारत अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखेगा, जिसमें कि भारत देखेगा कि आगे नेपाल में किस ढंग के डेवलपमेंट होते हैं। अगर वहाँ पे बदलाव की स्थिति होती है, जिसमें कि मान लीजिए कि अगर एक तो कि क्या कोर्ट का निर्णय आता है, और दूसरा कि अगर वहाँ पे फिर से इलेक्शन होते हैं तो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी तो फिर से पावर में आएंगे, लेकिन कौन प्राइम मिनिस्टर बनता है। अगर वहाँ पे पुष्प दहल या कोई दूसरे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे बनते हैं तो मुझे लगता है कि भारत के लिए थोड़ा सा भारत के लिए अच्छी स्थिति बनती है, क्योंकि केपी शर्मा ओली की जो पॉलिसीज थे वो एक तरह से प्रो चाइना पॉलिसी बन गए थे, और उसमें वो चाहे वो काला पानी के इशू को लेके बात करें, या फिर जो चीन का इंक्रोचमेंट नेपाल में हुआ है, कुछ लैंड जो 33-36 हेक्टर्स की बात की जाती है तो उसको लेके, या फिर जो नेपाल ने जो एक नया मैप इशू किया था जिसमें कि भारत के सर्टेन टेरिटरीज को वो नेपाल का हिस्सा बताया गया था, तो इन सारी चीज़ों से लग रहा था कि वो केपी शर्मा नेपाल को चीन के काफ़ी करीब लेते जा रहे हैं, और उनके बदलाव से मुझे लगता है कि भारत में एक तरह से भारत एक्सपेक्ट कर सकता है कि नए लीडर जो भी आते हैं तो उनके साथ भारत फिर से एक अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करेगा। अगर केपी शर्मा ओली नहीं प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत के साथ जो पूर्व में नेपाल के संबंध थे उसकी बहाली को लेकर एक सार्थक प्रयास आने वाले दिनों में हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट से ये खारिज हो जाता है कि जो फैसला ओली ने किया है वो संवैधानिक नहीं है, तो कोई दूसरी सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की बनेगी। नहीं तो जो चुनाव होंगे उस चुनाव के बाद जो नई सरकार बनेगी उसके बाद भारत के लिए एक पॉजिटिव संदेश हो सकता है, जिसमें नई सरकार बने और अतीत की तरह भारत और नेपाल के रिश्ते फिर से एक बार मजबूत हों। अजय झा, गो न्यूज़।